पिछले एपिसोड में आपने सुना कि वीरेंद्र रुद्राक्ष जड़ी बूटी की खोज में एक गुफा के अंदर चला जाता है, लेकिन गुफा के पहरेदार शेर ने उसे धोखे से किसी जीवित जीव के शरीर के अंदर भेज दिया है। अब सुनिए आगे। शायद मैं इस जीव के अंदर रहकर ही मर जाऊंगा और यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। वीरेंद्र ने अंदर ही उस जीव के शरीर पर फ्रस्ट्रेशन में हाथ मारते हुए कहा, पता नहीं मेरे अंदर क्या हो रहा है, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अंदर से कोई इंसान मार रहा है। वहीं दूसरी ओर विशालकाय अजगर की हालत बहुत खराब हो रही थी। उसके शरीर के अंदर इस वक्त वीरेंद्र मौजूद था, जिसके मारने की वजह से उस अजगर को बहुत तकलीफ हो रही थी। गुफा की दीवार पर अपना हाथ बार बार मारने की वजह से वीरेंद्र के हाथ से एकाएक नीले रंग की रोशनी निकलने लगी। वीरेंद्र एकदम हैरान हो गया और उसने अपने हाथ को उलट पुलट कर देखा। अचानक तभी उसे एहसास हुआ, वो हाँ, मेरे पास में तो ताकतवर हमला करने वाली शक्ति है जो नागराज ने मुझे दी थी। इसका मतलब मैं अपने हाथ का इस्तेमाल करके इस जीव के शरीर से बाहर निकल सकता हूँ। वीरेंद्र ने अब अपनी शक्ति का अनुसंग्रह किया और धीरे धीरे नीले रंग की रोशनी उसके चारों तरफ से निकल रही थी। वीरेंद्र को अपने हाथ में बढ़ती हुई ताकत का अंदाजा हो रहा था। तभी वीरेंद्र ने बिना ज्यादा सोचे समझे अंदर से उस जीव को मारना शुरू कर दिया। तभी विशालकाय अजगर दर्द के मारे तड़पने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसकी मौत हो जाएगी। अजगर वीरेंद्र की मार सहन नहीं कर पा रहा था, जबकि वीरेंद्र उसे और मारने लगता है। वीरेंद्र को अब अंदर घुटन होने लगी थी और उसे किसी भी हाल में वहां से बाहर निकलना ही था। वीरेंद्र का वार इतना तेज था कि उसकी वजह से अजगर की हड्डियां भी टूटने लगती हैं। ऐसे में अजगर उसकी मार ज्यादा देर तक नहीं झेल पाता। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? आज तक मैंने इतने लोगों को सबक सिखाया है, लेकिन किसी ने भी मेरे ऊपर पलटवार करने की हिम्मत नहीं करी। अजगर ने दर्द में तड़पते हुए कहा, तुम्हें मुझे बाहर निकालना ही पड़ेगा। तुम ऐसे मुझे नहीं खा सकते। मैं अपना मकसद पूरा करके ही जाऊंगा। मैं वो रुद्राक्ष जड़ी बूटी लिए बिना ऐसे नहीं मर सकता। इस वक्त ये मेरी इज्जत का सवाल है। वीरेंद्र ने अंदर से उस जीव को मारते मारते कहा। वो जीव उलट पुलट रहा था, जिस वजह से वीरेंद्र भी इधर उधर उसके शरीर के अंदर धक्का खा रहा था, लेकिन वो जहां भी गिरता वहीं मारना शुरू कर देता। अंत में उस विशालकाय अजगर से झेला नहीं गया और उसने उल्टी कर दी, जिसके साथ वीरेंद्र भी उसके शरीर के बाहर आ गया। वीरेंद्र को अपने पेट से निकालने के बाद उस अजगर को थोड़ी सी राहत मिली और वो गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करने लगा। वहीं वीरेंद्र को एकाएक यूं बाहर आने की वजह से पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वो अपने मिशन में कामयाब रहा, कि अब वो आजाद हो गया है। लेकिन अजगर की उल्टी के साथ निकलते हुए वीरेंद्र बहुत गंदा हो गया था। तभी उसने खुद को साफ किया और अजगर को चौकन्ना होकर देखने लगा। मैं इस अजगर के शरीर के अंदर था। बाप रे, ये तो दिखने में कोई राक्षस लग रहा है। वीरेंद्र उस अजगर की सुर्ख लाल आंखें, विशाल रूप और काली चमड़ी को देखकर खौफ खा रहा था। लेकिन अजगर को अंदरूनी नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से वो टिड़ी बिड़ी होकर एक तरफ गिर गया और वीरेंद्र की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में अभी भी थकावट थी। इतनी मार खाने के बाद अजगर की हालत खराब हो गई थी। अचानक तभी वहां पर जोर की दहाड़ सुनाई दी और मायावी शेर वहां पर आ गया। अजगर की इतनी बुरी हालत देखकर शेर एकदम चौंक गया। क्या हुआ तुम्हें? किसने किया ये तुम्हारा हाल? शेर ने पूछा। लेकिन अजगर बोलने तक की हालत में नहीं था। उस मायावी शेर को खुद ही समझ में आ गया कि ये सब किसी और का नहीं बल्कि वीरेंद्र का किया धरा है। वो गुन्ना कर वीरेंद्र की तरफ देखने लगा। वीरेंद्र अब भी डरा हुआ था। एक तरफ विशालकाय अजगर और दूसरी तरफ खूंखार शेर। दो इतने खतरनाक जीवों को एक साथ देखकर किसी की भी हालत बदली हो जाएगी, अब चाहे वो कितना ही बड़ा सन्यासी ही क्यों ना हो। वीरेंद्र डर के मारे खुद को ये समझाने लगा और उन जीवों से दूर हटने लगा। नहीं, अब मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मायावी शेर भी वीरेंद्र की तरफ ही बढ़ रहा था। तभी उसने जोर से वीरेंद्र के ऊपर दहाड़ मारी। वीरेंद्र की रूह कांप गई। बिना किसी वार्निंग के वो शेर वीरेंद्र पर हमला करने के लिए कूद पड़ा। तभी वीरेंद्र ने अपना दिमाग लगाया और उसने अपने हथौड़े जैसे हाथ से उस शेर के पंजे को रोक दिया। ये देखकर वो शेर एकदम हैरान हो गया। एक इंसान के अंदर इतनी शक्ति, ये कैसे मुमकिन है? वो शेर अब अपनी पूरी ताकत से वीरेंद्र के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वीरेंद्र ने अपने हाथ की शक्ति से उसे वहीं के वहीं रोक दिया। नीले रंग की रोशनी वीरेंद्र के हाथ से निकलकर शेर के पूरे शरीर के चारों ओर लिपट चुकी थी। उस मायावी शेर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने आज से पहले किसी इंसान को इतना ताकतवर नहीं देखा था। शांत हो जाओ मेरे प्यारे दोस्त, मैं यहाँ पर तुम सब लोगों से लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे बस वो जड़ी बूटी चाहिए, वो लेकर मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। इसलिए बेहतर होगा अगर हम दुश्मनी की बजाय यहाँ पर दोस्ती से काम लें, वीरेंद्र ने उस शेर से कहा। तभी ये सुनकर उस शेर के हाव भाव एकदम से बदल गए और वो शांत हो गया। वीरेंद्र ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसे खुद से दूर फेंक दिया। तभी वीरेंद्र ने अपनी शक्तियों पर काबू पाया और उसके हाथ से नीली रोशनी निकलनी बंद हो गई। वीरेंद्र ने मन ही मन नागराज को थैंक यू कहा। वहीं वीरेंद्र समझ गया था कि उसके इस वार को देखने के बाद शेर और अजगर अब उसके साथ उलझने की कोशिश नहीं करेंगे। वीरेंद्र की ताकत देखकर शेर के सच में होश उड़ गए थे। तभी उसने खुद को संभाला और वो सर झुकाते हुए वीरेंद्र के पास आया और उसने पूछा,
कौन है आप, मुझे बताइए। तभी वीरेंद्र ने शांत सा चेहरा बनाते हुए उससे कहा, मेरा नाम वीरेंद्र है, मैं एक सन्यासी हूँ, लंगड़ा आश्रम से आया हूँ। लेकिन मेरे यहाँ आने का मकसद आपका खजाना या आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है। मैं यहाँ पर अपने गांव वालों के लिए एक जड़ी बूटी लेने आया हूँ। मेरे गांव के ऊपर किसी ने टोटका करने की कोशिश करी है, जिससे वहां पर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी फैली हुई है। अगर वक्त पर उन लोगों को वो जड़ी बूटी नहीं मिली तो एक एक करके वहां गांव वालों की लाशें बिक जाएंगी। वीरेंद्र ने गंभीरता से अपनी मुश्किल को समझाया। तभी उस शेर ने पूरी बात समझते हुए उत्साह दिखाना शुरू किया और सबसे पहले अपना सिर झुकाते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत गलत समझा, आपके साथ इतना गलत बर्ताव किया। मैं आपके रुतबे को पहचान नहीं पाया। मुझे लगा कि शायद आप भी बाकी लोगों की तरह यहाँ पर लालच के लिए आए होंगे, इसलिए मैंने आपके साथ ऐसा किया। शेर की ये बात सुनकर वीरेंद्र चौंक गया और उत्सुकता के साथ बोला, बाकी लोग, क्या मतलब है तुम्हारा? और तुम दोनों कौन हो? कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हो? और ये जगह कितनी अलग है? जंगल के बीचों बीच ये बर्फीला इलाका कैसे बन गया? तभी उस शेर ने वीरेंद्र को बताना शुरू किया, मेरा नाम अगस्त्या है और इसका नाम हीरा। शेर ने अजगर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो बेहोशी की हालत में वही पास में पड़ा था। हम लगभग 1000 सालों से इस खजाने की रखवाली कर रहे हैं, लेकिन हम ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। हमें एक श्राप मिला हुआ है। दरअसल हम दोनों भी पहले आपकी तरह एक साधारण इंसान थे, लेकिन कई साल पहले जब हम इस जंगल में खोज करने के लिए आए थे तो हमने गलती से एक साधु की तपस्या भंग कर दी थी। उस साधु के पास बहुत सारा खजाना था जो उसे किसी राजा ने भेंट के तौर पे दिया था। तो साधु को लगा कि हम शायद उसका वो खजाना चुराने के लिए आए थे। ये सोचकर उस साधु ने हम दोनों को श्राप दिया था कि हम हमेशा इस खजाने की रखवाली करेंगे और हमारा श्राप सिर्फ तब टूटेगा जब कोई इंसान सच्चे मन से किसी की मदद करने के लिए उस खजाने के साथ लगी हुई रुद्राक्ष जड़ी बूटी को लेने के लिए आएगा। हमारे श्राप को और कठिन बनाने के लिए उस साधु ने इस जगह को बर्फीले इलाके में तब्दील कर दिया। इस वजह से जंगल का ये इलाका अलग है, क्योंकि ये श्रापित है। उस शेर की कहानी सुनकर वीरेंद्र को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब से आज तक इस जंगल में बहुत सारे लोग आए, लेकिन कोई भी सच्चे मन से उस जड़ी बूटी को लेने के लिए नहीं आया। हर इंसान अपने लालच की वजह से आता था, क्योंकि उसे साधु का खजाना चाहिए होता था। इसीलिए वो इंसान कभी जिंदा इस जंगल से नहीं जा पाते थे। ये सुनकर अचानक वीरेंद्र की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो इधर उधर देखते हुए बोला, इसका मतलब यही कारण था कि इस जंगल में जो कोई भी जाता था वो कभी वापस नहीं लौट के आता था, क्योंकि वो इंसान आपके द्वारा, हाँ, वो इंसान अपनी जान गंवा बैठता था। लेकिन आज आखिरकार इतने सालों के इंतजार के बाद वो शख्स आ ही गया जो हमें इस श्राप से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देगा और हम हमारे असली रूप में वापस आ जाएंगे, अगस्त्य ने नरमियत के साथ कहा। तभी वीरेंद्र ने मुस्कुराकर अपना सिर हिला दिया और कहा, देखो अगस्त्य, जैसे तुम्हें श्राप से निकलने की जल्दी है, वैसे ही मुझे भी जल्द से जल्द वो जड़ी बूटी चाहिए, क्योंकि सुबह होने वाली है। सुबह होने से पहले मुझे इस जंगल से बाहर निकलना है। मेरे पास सिर्फ 2 ही दिन का टाइम है। 2 दिनों के अंदर मुझे जड़ी बूटी सभी गांव वालों को खिलानी है। तभी इस बात पर अगस्त्य अपना सिर हिलाने लगा और वीरेंद्र से बोला, आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुद आपको जड़ी बूटी तक लेकर जाऊंगा। तभी अगस्त्य अपने हाथ नीचे करके वीरेंद्र के सामने बैठ गया। वीरेंद्र उसका इशारा समझ गया और वो फौरन अगस्त्य की पीठ पर जाकर बैठ गया। उसके बाद अचानक वीरेंद्र और अगस्त्य वहां से गायब हो गए और अगले ही पल वो गुफा के अंदर थे। अगस्त्य की शक्तियां वाकई काबिले तारीफ थी। गुफा में पहुंचकर अगस्त्य ने धीरे से वीरेंद्र को अपने ऊपर से उतार दिया और एक और इशारा करते हुए कहा, वो रही रुद्राक्ष जड़ी बूटी। तभी वीरेंद्र ने पलटकर उस ओर देखा और सच में वहां पर जड़ी बूटी के पौधे लगे हुए थे। अपने सामने अपनी मंजिल को देखकर वीरेंद्र खुशी के मारे उछला। वो फौरन लंबे लंबे कदम लेकर जड़ी बूटी के पास पहुंच गया और खुश होकर बोला, आखिरकार मैंने अपनी जीत हासिल कर ही ली। तभी वीरेंद्र ने अनजाने में जब अपने सीधे हाथ की ओर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गुफा के एक हिस्से में बहुत सारा खजाना भी फैला हुआ था, सोने के सिक्के, महंगे जेवरात और ढेर सारे पैसे। वो खजाना किसी संदूक में बंद नहीं था, बल्कि वो तो तादाद में इतना ज्यादा था कि खजाने का पहाड़ बना हुआ था। इतना सारा सोना और इतना पैसा, वीरेंद्र ने चौंक कर अपने मन में कहा। आज तक उसने जिंदगी में इतनी दौलत नहीं देखी थी, बल्कि इतनी दौलत तो किसी खाते पीते इंसान ने भी नहीं देखी होगी। वीरेंद्र को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। काश ये सभी पैसे मेरे हो जाएं, तो मैं कितना ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी कहलाऊंगा। दुनिया के हर कोने में जाऊंगा, जो मन चाहे वो करूंगा। उसके बाद मैं ये सब छोड़ दूंगा, मुझे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने सारे पैसों के ऊपर तो जिंदगी आराम से कट सकती है। वीरेंद्र के मन में ऐसे कई ख्याल आ रहे थे। अचानक तभी उसे एकदम होश आया और वो खुद को संभालते हुए बोला, नहीं वीरेंद्र, तूने अगस्त्य से वादा किया है कि तू यहाँ पर लालच के मकसद से नहीं आया है, इसलिए जल्दी जल्दी ये जड़ी बूटी बटोर और यहाँ से निकल। तभी वीरेंद्र फौरन उन पौधों में से पत्ते तोड़ने लगा। वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन बार बार सोने के सिक्कों की चमक उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। नहीं
नहीं वीरेंद्र, कंट्रोल कर खुद को, वरना ये शेर सभी लोगों की तरह तेरी भी चमड़ी उधेड़ देगा। वीरेंद्र ने जल्दी जल्दी जड़ी बूटी के अच्छे खासे पत्ते इकट्ठे कर लिए और वहां से निकलने लगा। लेकिन तभी जाते जाते उसने एक बार फिर से उस खजाने के पहाड़ की तरफ देखा और अपने आप से बोला, क्या इतने सारे खजाने को छोड़कर मैं ठीक कर रहा हूँ? कहीं ये बेवकूफी तो नहीं है? इतने सारे पैसों को तो कोई पागल ही छोड़कर जाएगा। क्या वीरेंद्र की नीयत फिसल जाएगी? क्या वो खजाने को देखकर लालच में आ जाएगा? क्या उसके ऐसा करने पर अगस्त उसको भी बाकी लोगों की तरह सबक सिखाएगा? क्या वीरेंद्र लालच में आकर नागराज से की हुई डील के बारे में भूल जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं साइलेंट लव, जिसे लिखा है सोनल ने।